अनुमान अध्याय में पूर्व में बताए गए पुरुषों के प्रत्येक अंग के आंतरिक विभागों को विस्तार से बताया गया है। उदाहरण में उसी हंस पुरुष की आकृति का वर्णन करते हुए चित्र सूत्रकार कहते हैं कि इसका मस्तक 12 अंगुल विस्तृत, ललाट 4 अंगुल ऊंचा और 8 अंगुल चौड़ा, कनपटियां 4 अंगुल, कपोल अर्थात गाल जो होता है 2 अंगुल चौड़े, 5 अंगुल लंबे, ठुड्डी 4 अंगुल, कान 2 अंगुल चौड़े और 4 अंगुल लंबे, कान के बीच का रंध्र और 1 अंगुल विस्तृत, नासिका 4 अंगुल लंबी और उसका अग्रभाग 2 अंगुल ऊंचा तथा 3 अंगुल लंबा, नासापुट 1 अंगुल चौड़ा और 2 अंगुल घेर वाले होने चाहिए। इस प्रकार आप देखते हैं कि कैसे एक एक अंगों के विषय में विश्लेषित किया गया है। इसी प्रकार अधर 1 अंगुल और चिबुक 2 अंगुल, नेत्र 3 अंगुल लंबे और उसका काला भाग 1/3 अंगुल और पुतली 1/5 अंगुल और भौहें 1/2 अंगुल चौड़ी तथा 4 अंगुल लंबी। दोनों भौहों के मध्य का जो अंतर होता है वो 2 अंगुल का, आंख और कान के छिद्र का अंतर 4 अंगुल का, ग्रीवा 10 अंगुल चौड़ी एवं बनाना चाहिए। इसी प्रकार शेष अंगों के बारे में भी विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। यदि आपको अवसर लगे तो चित्र सूत्र को स्वयं से पढ़िए विस्तार से, अलग से, क्योंकि इसमें मैं संक्षेप में बता रहा हूं। पुरुष आकृतियों को प्रमाण से युक्ति संगत बनाने की कल्पना इस अध्याय के अंतर्गत में ही की गई है। प्रमाण अध्याय के अंतर्गत ही 5 प्रकार के पुरुषों के अलग अलग विशेषताएं भी बताई गई है। जैसे हंस पुरुष के विषय में बताया गया है कि सुंदर नेत्र वाला, चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाला, एरावत की सूंड के समान भुजाओं वाला और लंबी नाक और विशाल हनु वाला होता है। भद्र पुरुष के बारे में कहा गया है कि यह रोम शून्य कपोल वाला, रोम शून्य मतलब बाल एक भी नहीं हो, रोम शून्य कपोल वाला, गजगामी, पुष्ट और गोल बाहु वाला, कमल लोचन और बुद्धिमान होते हैं। मालव्य पुरुष के विषय में कहा गया है कि मूंग के समान श्याम वर्ण, छीन कटी वाला, सुंदर शरीर वाला, आजान बाहु और पुष्ट स्कंद और लंबी नाक और विशाल हनु वाला होता है। इसी प्रकार रुचक पुरुष की आकृति के विषय में कहा गया है कि शरद ऋतु के चंद्र के समान इसका गौर वर्ण होता है, शंख जैसी गर्दन होती है, बुद्धिमान और दृढ़ तथा बलवान होता है। शशक पुरुष के विषय में कहा गया है लालिमा युक्त श्याम वर्ण का शरीर, किंचित चितकबरा जैसा रंग वाला, भरे गाल वाला, रत्नार नेत्रों वाला और चतुर होता है। इसके बाद सामान्य मान वर्णन की जब हम बात करते हैं तो सामान्य मान वर्णन में चित्र सूत्रकार ने मार्कंडेय मुनि के माध्यम से कहा है कि प्रमाण के अनुसार जिस प्रकार 5 पुरुष हैं उसी प्रकार उनकी 5 स्त्रियां भी समझ लेनी चाहिए और प्रत्येक स्त्री को भी अपने पुरुष के समीपवर्तनी अनुपात में बनाना चाहिए। हाँ, स्त्री की कमर पुरुष से 2 अंगुल कम और नितंब 4 अंगुल अधिक बनाना चाहिए। उर के प्रमाण अनुसार स्तन बनाना चाहिए। इस अध्याय में सामाजिक दृष्टिकोण से यथा राजा, दरबारी, दास आदि के लक्षणों को भी बताया गया है तथा पुरुष एवं स्त्री के लिए 5 प्रकार के नेत्र बताए गए हैं। इन नेत्रों की माप भी इसी में वर्णित है। इन 5 प्रकार के नेत्र जो है उसमें देखिए चापाकार आंखें, मत्स्योदर आंखें, मत्स्योदर कृत का अर्थ होता है मछली के उदर के समान, उत्पल पत्राकार आंखें, नील कमल सदृश अर्थात, उसके बाद पद्म पत्राकार जो कमल के पत्ते के तरह, उसके बाद शशकार यानी खरगोश की आंख की तरह। इस प्रकार 5 प्रकार के नेत्र बताए गए। यह भी निर्देशित किया गया है कि ऋषियों, पितरों और देवताओं को इस प्रकार तेजस्वी बनाना चाहिए कि उनके समक्ष दूसरे लोगों का तेज बिल्कुल कम दिखाई दे, उनके समक्ष दूसरी आकृतियां फीकी लगने लगी,
उनके आभूषणों को उनके भावानुरूप बहुत अलंकृत करके बनाया जाना चाहिए। इस अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि चित्रकार को स्वाध्याय से सम्यक रूप से विचार कर समतल चित्र भूमि पर सरल एवं कोमल रेखाओं से चित्र बनाना चाहिए। के बाद का अध्याय होता है प्रतिमा लक्षण वर्णन। प्रतिमा लक्षण वर्णन अध्याय में आकृति के विविध लक्षणों का वर्णन है जिससे उसकी पहचान युक्ति संगत हो। चित्र सूत्रकार का कथन है कि शास्त्रोक्त विधि से सर्व लक्षण संपन्न चित्र ही बनाना चाहिए। ऐसे चित्र ही कल्याणकारी, सुखदायी और मंगलकारी होते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां शास्त्रीय नियमों एवं प्रतिमा विज्ञान के अनुसार बनाए जाने का उल्लेख मिलता है और ये आवश्यक कहा गया है। ये भी कहा गया कि ऐसी नियमबद्ध मूर्तियां सभी के लिए मंगलकारी होती है, सबके लिए कल्याण के लिए होती है, और जबकि दोषपूर्ण मूर्तियों के निर्माण से अमंगल होता है, हानि होती है, सामाजिक हानि होती है और ऐसी मूर्तियां पूजा के उद्देश्य में नहीं लाई जाती। शुक्र नीति सार एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अनुसार शिल्प शास्त्रीय परंपरा में मूर्ति निर्माण करने से संपूर्ण जगत का कल्याण होता है। कुछ मूर्तियां चिरकालिक होती है, कुछ मूर्तियां पाक्षिक होती है, कुछ एक दिवस के लिए बनाई जाती है, कुछ महीने भर के लिए बनाई जाती है और कुछ वार्षिक होती है, कुछ क्षणिक प्रतिमाएं भी बनाई जाती है। क्षणिक प्रतिमाओं के लिए कभी भी प्रतिमा विज्ञान आवश्यक नहीं माना गया। अब क्षणिक प्रतिमाएं जैसे अब आप जाते हैं नदी में, तुरंत वहां पे पूजा करें तो बालू का शिवलिंग बना लिया, पूजा कर लिए, ये क्षणिक प्रतिमाएं हैं। एक प्रतीक के रूप में क्षणिक प्रतिमा बनाई जाती है। और हाँ, एक और भी बात है कि शुक्र नीति सार में मेथड एंड मटेरियल की भी बात की गई है। इस प्रकार मान से कम आकृति नाश की हेतु होती है तथा अधिक मान वाली आकृति देश का नाश करने वाली होती है। रुक्ष आकृतियां मरण देने वाली और क्रुद्ध रूप नाश करने वाली होती है। मान में कम तथा लक्षणहीन आकृति की प्रतिमा में देवता लोग भी मनुष्यों के द्वारा आवाहन करने के उपरांत भी प्रवेश नहीं करते और उसमें पिशाच दैत्य नित्य प्रवेश करते रहते हैं। चित्र के सभी लक्षणों से युक्त आकृति सदैव प्रशंसनीय होती है। वह आयु, यश, धन धान्य की वृद्धि करने वाली होती है। ऐसे चित्रों की प्रशंसा सभी देश के पालनकर्ता वसुंधरा अधिपति भी करते हैं। इसलिए चित्रकार को प्रयत्न पूर्वक लक्षण युक्त प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। प्रतिमा लक्षण वर्णन के उपरांत का अध्याय है क्षय वृद्धि। क्षय वृद्धि के अंतर्गत वहां पे हम लोग माप जोख की बात करते हैं, आकृतियां कैसे, यहाँ पे भी कुछ वैसी ही बातें हैं, लेकिन उसमें 9 स्थानों का जिक्र मार्कंडेय मुनि ने चित्र सूत्र में किया है कि रूप के 9 स्थान के भेद कौन कौन से हैं, उन 9 स्थानों के में क्या क्या किस प्रकार रूप होने चाहिए, ऐसी बातें बताई गई है। इस अध्याय में मान को ध्यान में रखते हुए आकृति की किस मुद्रा या भंगिमा में मान में कमी या वृद्धि करना चाहिए, इसकी विस्तृत विवेचना है। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, आकार और भंगिमा सहित अनेक वर्ण वाले रूपों के 9 स्थान का वर्णन इस प्रकार है। पहला नाम है ऋज्वागत, दूसरा स्थान है अनऋजु अर्थात पैर की भंगिमा में लोच, तीसरा स्थान है साक्षीकृत अर्थात ऊर्ध्वमुखी, चौथा स्थान अर्धविलोचन, पांचवा पार्श्वागत, छठा गंड परावृत, सातवां पृष्ठागत, आठवां पुरावृत और 9वां समानतः। तदनुरूप इन 9 स्थानों के लाक्षणिक रूपों सहित चित्र निर्माण की व्याख्या इस अध्याय के अंतर्गत मिलती है। यह भी कहा गया है कि इन 9 स्थानों के अतिरिक्त इसके बहुत से विकार या परिवर्तन हो सकते हैं जो कलाकार अपने निजी बुद्धि और कौशल से के तारतम्य से समझ करके कर सकता है। इसके बाद का अध्याय है रंग व्यतिकर। इस अध्याय में भित्ति चित्रण के निर्माण की विधि, उसकी सामग्री, भित्ति निर्माण की विधि, भित्ति निर्माण के लिए जो वज्रलेप बनाना होता है उसकी विधि,
और तुलिका निर्माण की विधि, तुलिका द्वारा चित्र निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के रंग कैसे तैयार किए जाएं, ये सब, उनके मिश्रण बनाने की विधि, निर्दिष्ट रूप के अनुसार रंग चयन करने की विधि, ये सब बताई गई है। इसी अध्याय में 5 मूल रंगों और इनके अनेक भेद चित्र के भाव एवं परिकल्पना के अनुसार बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके बाद के अध्याय है वर्तना। इस अध्याय में चित्र के भेद, गुण और दोष बताए गए हैं। इसके अनुसार चित्र 4 प्रकार के बताए गए हैं। सत्य चित्र, जिसमें लोक या यथार्थ जगत की समानता होती है, जो दीर्घ अंग, उचित मान, सुकुमार तथा उत्कृष्ट चित्र भूमि पर बनाया गया हो। इसके बाद दूसरा चित्र है वैनिक चित्र, जो समभूमि पर बनाया गया हो तथा प्रमाणिक रूप से चारों ओर से भली भांति पूर्ण हो। तीसरे प्रकार का चित्र है नागर चित्र, जो दृढ़ भूमि पर बनाया जाता है। इसके सर्वांग सुंदर होना चाहिए, वर्तुलाकार होनी चाहिए, त्रिआयामीय प्रभाव युक्त और पुष्प मालाओं तथा अलंकरणों से सुसज्जित होनी चाहिए। चौथे प्रकार के चित्र को हम मिश्र चित्र के रूप में जानते हैं, जो उपरोक्त ये तीनों चित्र सत्य, वैनिक, नागर चित्रों का मिश्रण होता है, जो चित्रकार अपने मानसिक कौशल से बनाता है। वर्तना के अंतर्गत में ही छाया प्रकाश नियोजन हेतु 3 प्रकार की रेखाएं और तुलिका घात बताए गए हैं। इसी में वर्तना के अंतर्गत में बताए गए हैं तुलिका घात के लिए पत्र वर्तना, अहरिक वर्तना और बिंदुज वर्तना। पत्र वर्तना उसे कहते हैं जिसमें रेखाएं पत्र की तरह होती है। यहाँ रेखाओं से तात्पर्य जो होता है ब्रश स्ट्रोक से आप समझ सकते हैं, या तो बारीक रेखाओं के स्ट्रोक आप खींचते हैं, या फ्लैट चौड़ी रंग लगाएं, या पतली रंग रेखा ही कही जाएंगी उनको। पॉल सेजान ने भी उसे रेखा की ही संज्ञा दी है। अहरिक वर्तना, ये रेखाएं अत्यंत सूक्ष्म होती है, यानी माइन्यूट डिटेल वाली लाइनिंग जो होती है वो अहरिक वर्तना। हम लोग हैचिंग करके भी शेडिंग देते हैं, छाया देते हैं, तो ये अहरिक वर्तना उसी के लिए प्रयुक्त किया गया है। उसके बाद है बिंदुज वर्तना, स्तंभन युक्त बिंदुओं द्वारा रंग लगाकर घनत्व प्रदर्शित करना। डॉट 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 देखकर हम लोग रंग लगाते हैं और शेडिंग देते हैं, ये बिंदुज वर्तना कही जाती है। इसी अध्याय में चित्र के गुण और दोष भी बताए गए हैं। गुण बताते हुए कहा गया है स्थान प्रमाण भूलंबो मधुरत्वम विभक्तता सादृश्यम क्षय वृद्धि इति चित्र प्रकृतिता। अर्थात स्थान, प्रमाण और भूलंब से मधुरता से विभक्त होने चाहिए, सादृश्य और क्षय वृद्धि हो, ये सारे गुण मिलकर के ही चित्र को गुणवान बनाते हैं। चित्रों की प्रशंसा के संदर्भ में कहा गया है, प्रशंसा करने वालों के संदर्भ में, कि रेखाम प्रशंसन्त्यति चार्या वर्तना च विचक्षणा स्त्रियो आभूषणम इच्छन्ति वर्णाढ्यम इतरे जना। अर्थात रेखाओं की प्रशंसा आचार्य करते हैं, वर्तना की प्रशंसा विचक्षण करते हैं, अर्थात गुणी जन जो चित्रकार होते हैं वो करते हैं। स्त्रियां आभूषण यानी अलंकरण, डिजाइन, इन सब की प्रशंसा करती है, और साधारण लोग जो होते हैं वो रंगों की प्रशंसा करते हैं। रूप निर्माण वर्णन। रूप निर्माण वर्णन अध्याय में विभिन्न आकृतियों के रूप निर्माण यथा देवता, दानव, किन्नर, गंधर्व, राजा, सेनापति, योद्धा, गायक, नर्तक, कर्मचारी, नागरिक और जानवरों के चित्रण को विस्तार से बताया गया है। प्रकृति के भिन्न भिन्न उपादानों यथा नदियों, वन, पर्वत आदि को मानवाकृत करके शरीरधारी बनाने के लिए निर्देशित किया गया है, और यह भी कहा गया है कि नदियों को उनके वाहनों सहित बनाया जाना चाहिए। नगर के दृश्य में भी देवालय, भवन, सुंदर सुंदर राजमार्ग इत्यादि बनाने के लिए कहा गया है, और इस प्रकार चित्र को सुशोभित करने के लिए, तथा रणभूमि के चित्र में जो है चतुरंगिनी सेना, प्रहार करते हुए सैनिक, और यदि मरे हुए सैनिक का दृश्य है तो उन पे रंग, रक्त के धब्बे की तरह रंग इत्यादि लगाने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार भिन्न स्थानों को घटनानुसार सज्जा करने के लिए भी कहा गया। ऋतु चित्र बनाने की विधि भी इसी में बताई गई है। दिन के चित्र, रात्रि के चित्र, प्रातः काल के चित्र, अपराह्न काल के चित्र, साया काल के चित्र किस प्रकार बनाए जाएं, ये सब वर्णन रूप निर्माण के अंतर्गत में किया गया है। इसके बाद का अध्याय है अंतिम अध्याय, श्रृंगार आदि भाव वर्णन। इस अध्याय में
9 रसों का वर्णन चित्र रचना की दृष्टि से किया गया है। किस रस के चित्र में किस प्रकार की रूप रचना हो, रंग विधान हो, आदि जानकारी इसी अध्याय में मिलती है। यह भी विशेष रूप से इंगित किया गया है कि किस रस के चित्र किन किन स्थानों पर प्रदर्शित करने योग्य हैं। यथा श्मशान, युद्ध आदि की तस्वीरें घरों में, साधारण घरों में निषिद्ध मानी गई है। श्रृंगार, हास्य और शांत रस की तस्वीरें ही घरों में टांगने के लिए कहा गया है, जबकि सभा भवन में या राजभवन में या मंदिर के भवन में सभी प्रकार के चित्र बनाए जा सकते हैं। चित्रकार को अपने घर में चित्र बनाने के लिए मना किया गया है। पत्थर, लकड़ी और लोहे की प्रतिमा भी इन्हीं प्रसंगों के अनुसार बनाने के लिए कहा गया है। जो यहाँ नहीं कहा गया है उसके लिए निर्देश है कि ऊपर इस चित्र सूत्र के पहले नित्य वर्णन प्रकरण में जो वर्णन है उससे आप जान लेना चाहिए चित्रकारों को। इस प्रकार चित्र सूत्र के सभी अध्याय कलाकार के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। बच्चों, आप लोगों ने इस पूरे वीडियो में चित्र सूत्र के सभी 9 प्रकरणों के विषय में विस्तार से जाना है और 9 प्रकरण में को मैंने संक्षेप में आपको इंगित करके बताया है। हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हो। मेरा नम्र निवेदन है, चित्र सूत्रम ग्रंथ जो है उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है एक पुस्तक के रूप में, और स्टेला कम्युनिस्ट ने भी इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। आनंद कुमार स्वामी ने भी अनुवाद किया था। तो यदि उपलब्ध हो तो आप उसको अवश्य पढ़ें एक बार। इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको पसंद आएगा। जो बच्चे इस वीडियो को सुन पाएंगे, निश्चित है वो जो छोटे छोटे 4 अंक के प्रश्न होते हैं, जैसे ताल मान वर्णन हो, आयाम मान वर्णन हो, प्रमाण वर्णन हो, चित्र सूत्र ग्रंथ के विषय में बताएं, चित्र सूत्र का संक्षेप में वर्णन करें, तो इन सब के विषय में आप आराम से इस वीडियो के द्वारा उत्तर जान सकेंगे। धन्यवाद।